तो ओरल कैंसर कंसिडरेशन में आता है कि टबैको है, इनका कंजप्शन, स्मोकिंग का कंजप्शन लोगों का ज़्यादा रहा होगा। जब हम बात करते हैं लंग कैंसर की, तो अगेन स्मोकिंग से कहीं ना कहीं हम लिंक अप कर पाते हैं। बात अगर जब बोन कैंसर की होती है तो उसके क्या कॉज होते हैं, मतलब किस चीज़ से हम उसको लिंक करें कि हाँ इसकी वजह से बोन कैंसर होता है। देखिए, बोन कैंसर में ये सारी चीज़ें लिंक नहीं होती, स्मोकिंग का या किसी भी हैबिट्स का नहीं होता, क्योंकि ये एज वाइज इनके प्रेजेंटेशंस होते हैं। ओके। कुछ बोन कैंसर होते हैं जो अर्ली एज में होते हैं, जनरली 10 ईयर्स की एज तक प्रेजेंट होते हैं। इनमें कई सारी थ्योरीज दी जाती हैं, कुछ थ्योरीज स्पोरेडिक म्यूटेशंस की थ्योरीज होती हैं। हालांकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल कैंसर के जितने पेशेंट निकलते हैं उसमें से 2% पेशेंट होते हैं जिनमें बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर निकलते हैं। बट कुछ कैंसर होते हैं जो बोन में बाद में जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, थायराइड का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है। जब ये अपनी एडवांस स्टेज पे पहुंचते हैं तो ये बोन्स में जाते हैं। बच्चों की जब बोन कैंसर हो रहे हैं, जब उनके थाई में है या हैंड में है, तो ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जब वो स्टेज ग्रोइंग है तो उनकी बोन की भी लेंथ बढ़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम ग्रोइंग इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। उनमें मैग्नेटिक फील्ड और कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं जिससे हम बिना सर्जरी किए उस इम्प्लांट की बाहर, बॉडी के बाहर से ही कमांड देके और 1 सेंटीमीटर वेरी नाइस। और ये कितना सक्सेसफुल है जो इनविजिबल की अपन बात कर रहे हैं? प्रोसीजर्स दोनों ही सक्सेसफुल है, बस Okay. डिफरेंस है इनके कॉस्ट का। नमस्कार एंड वेलकम टू द केयर कास्ट, अ पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं कैंसर केयर के विभिन्न पहलुओं की, उन एक्सपर्ट्स के साथ जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत डीप नॉलेज है। आज हमारा सब्जेक्ट है बोन ट्यूमर्स। बोन ट्यूमर्स एक ऐसा ट्यूमर जिसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सटल होते हैं, बट कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ये कोई इंजरी का साइन एंड सिम्टम्स आ रहा है या कोई पुरानी बीमारी का कोई साइन एंड सिम्टम्स है या एक्चुअल में कुछ और। ऐसे में बहुत असेंशियल हो जाता है एक्सपर्ट की ओपिनियन और सही डायग्नोसिस। तो आज इस सब्जेक्ट के हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। वेलकम टू डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में ऑर्थो ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पे हैं, और मैं बताना चाहूंगी आप पहले ऐसे सर्जन हैं जिन्होंने राजस्थान में ऑर्थो ऑन्कोलॉजी की एक अलग से ब्रांच स्टैब्लिश करी है। और आई थिंक आप अभी भी एट प्रेजेंट राजस्थान में कोई अलग से स्पेशलिटी या इस तरह की सर्विसेज नहीं है, इज इट सर, ऑर्थो ऑन्कोलॉजी में? ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में एक्सक्लूसिव सर्विसेज अपने पास ही है भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में। और कई सर्जन्स हो सकता है करते हैं सर्जन, बट एक्सक्लूसिव और डेडिकेटेड अगर ब्रांच की बात करें तो ये हमने पिछले 11 साल में यहाँ डेवलप किए। ओके। अच्छा, अगर अपन बात करें बोन कैंसर ट्यूमर्स की, तो ये नॉर्मल जो ट्यूमर्स होते हैं, बॉडी के जो दूसरे ट्यूमर्स होते हैं, उनसे किस तरह से डिफरेंट है? बोन कैंसर और अलग कैंसर में एक्चुअली में बोन को कैंसर नहीं बोलते, बोन ट्यूमर्स बोलते हैं। उसका Okay. कारण ये होता है कि ये स्किन के नीचे जो मांसपेशियों में और बोन्स में, हड्डियों में होते हैं, उनको हम ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई कैंसरस यानी डेंजरस भी होते हैं, कई साधारण गांठें भी होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये कैंसर की गांठ होगी, लेकिन वो साधारण गांठें भी होती हैं। पर उनका इलाज इसी स्पेशलिटी के अंदर आता है और उनका इलाज भी आसान होता है, बस हमें मालूम नहीं होता कि वो आसानी से ट्रीट हो सकते हैं। तो सर क्या डायग्नोसिस वे क्या रहता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये जो ट्यूमर है वो एक्चुअल में ट्यूमर नॉर्मल ट्यूमर है या कैंसरस है? देखिए कि पेशेंट को या किसी को अगर हाथ पाँव में कोई स्वेलिंग या अनएक्सपेक्टेड ऐसा लगता है कि उसमें स्वेलिंग आ रही है या पेन हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएगा नियर बाई। फिर उसका एक प्राइमरी डायग्नोसिस में एक्सरे होता है। एक्सरे में मोस्ट ऑफ चीज़ों का आइडिया लग जाता है कि ये बोन जो ट्यूमर है ये साधारण है या डेंजरस है। उसके बाद उसे अगर हायर स्पेशलिटी पर रेफर किया जाता है, या फिर वहीं पे वो अगर एमआरआई या आगे के इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जैसे एमआरआई करवाते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक हमें आइडिया लग जाता है। बट हम कंफर्म करते हैं बायोप्सी से, कईयों में हम बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट उसका बायोप्सी की रिपोर्ट के आधार पर मॉड्यूलेट करते हैं। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मॉडलिटी कौन सा रहेगा, सर्जरी होगा या कीमो होगा, वो ये हम कैसे रिपोर्ट बेसिकली बायोप्सी डिसाइड होता रिपोर्ट है? पे कंफर्म करने के बाद ही करते हैं। वैसे एमआरआई एक्सरे में क्या होता है, कई जो ट्यूमर होते हैं साधारण ट्यूमर होते हैं, उनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल कुछ इंजेक्शन थेरेपी से ही वो ठीक हो जाते हैं। कुछ साधारण ट्यूमर्स होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ट्यूमर को निकाल के और बोन को और मांसपेशी को वापस से बना देते हैं, तो वो वापस से चलने फिरने लायक हो जाते हैं। फिर कुछ पेशेंट जो डेंजरस ट्यूमर होते हैं उनमें कीमोथेरेपी भी होती है, कईयों में पहले कीमोथेरेपी होती है, कईयों में बाद में होती है, कईयों में सर्जरी पहले की जाती है, कईयों में रेडियोथेरेपी भी होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट उनमें दिए जाते हैं उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। वो सब डिपेंड करता है बायोप्सी रिपोर्ट में क्या ट्यूमर है और उस पर किस डिजीज, किस बीमारी का इफेक्ट
किस ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स तो बेस्ट केस टू केस आइडेंटिफाई किया जाता है यस कि ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या रहेगी। बिल्कुल सर अगर अपन बात करें जस्ट फॉर एग्जांपल ओरल कैंसर की, तो ओरल कैंसर कंसिडरेशन में आता है कि टबैको है, इनका कंजप्शन, स्मोकिंग का कंजप्शन लोगों का ज़्यादा रहा होगा। जब हम बात करते हैं लंग कैंसर की, तो अगेन स्मोकिंग से कहीं न कहीं हम लिंक अप कर बिल्कुल पाते हैं। बात अगर जब बोन कैंसर की होती है, तो उसके क्या कॉज़ होते हैं? मतलब किस चीज़ से हम उसको लिंक करें कि हाँ, इसकी वज़ह से बोन कैंसर होता है? देखिए बोन कैंसर्स में ये सारी चीज़ें लिंक नहीं होती हुँ, स्मोकिंग का या किसी भी हैबिट्स का नहीं होता क्योंकि ये एज वाइज इनके प्रेजेंटेशंस होते हैं। ओके, कुछ बोन कैंसर होते हैं जो अर्ली एज में होते हैं, जनरली 10 ईयर्स की एज तक प्रेजेंट होते हैं, तो वो बच्चों में मिलेंगे। कई 10 to 20 ईयर्स के बीच में होते हैं, कई 30 प्लस की एज में होते हैं, कुछ कैंसर 40 प्लस की एज में डायग्नोस होते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनका इन सब चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है। इनमें कई सारी थ्योरीज दी जाती हैं, कुछ थ्योरी स्पोरेडिक म्यूटेशंस की थ्योरीज होती हैं, कुछ का थ्योरीज होती है कि ऐसे प्रिकर्सर्स होते हैं ऑलरेडी बोन में डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में जो हुँ, किसी किसी में एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल कैंसर के जितने पेशेंट निकलते हैं उसमें से 2% पेशेंट होते हैं जिनमें बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर्स निकलते हैं, जिनका एग्जैक्टली कोई रीज़न आइडेंटिफाई नहीं है अभी तक। बट हाँ, ये म्यूटेशन थेरेपीज कई हद तक रेलिवेंट हैं। बट कुछ कैंसर होते हैं जो बोन में बाद में जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, थायराइड का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है। जब ये अपनी एडवांस स्टेज पे पहुंचते हैं तो ये बोन्स में जाते हैं और ओके। बोन को फिर फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं और उनमें वो कैंसर या गांठें प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका डायरेक्ट लिंक ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल और इन सब चीज़ों से हो जाता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो वो लाइफ स्टाइल या मेडिकेशंस और मल्टीपल उनके कॉज फैक्टर्स हैं। ऐसे ही लंग कैंसर के जो मल्टीपल कॉज फैक्टर हैं वो उनसे फिर कोरिलेट हो जाती है। तो सर अगर अपन डिवाइडेशन करें कि कितने कैंसर हैं जो डायरेक्टली बोन में हो रहे हैं और कितने कैंसर है जो किसी दूसरे ऑर्गन में कैंसर डेवलप होके स्प्रेड हुआ, वो बोन में एंटर हो गया। तो उनको हम टाइप के हिसाब से डिफाइन करते हैं। जैसे ओके, प्राइमरी कैंसर्स जिनको बोलते हैं, प्राइमरी बोन ट्यूमर्स होते हैं, तो वो पहले बोन में जनरेट डेवलप होते हैं और ओके, बोन से वो अदर ऑर्गन्स में जा सकते हैं। ओके, और जो पहले कहीं और ऑर्गन में होते हैं और वो बोन में आते हैं उनको हम सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज बोलते हैं। इसमें ही एक टर्म होता है मल्टीपल माइलोमा, वो एक तरीके का ब्लड का कैंसर है। जो ब्लड कोशिकाओं में कमी होती है उसकी वजह से, क्योंकि ब्लड कोशिकाएं बनती बोन्स में है, हम्म। उनका डिफेक्ट होता है, बोन में कैल्शियम डिपोजिशन उससे गलने लग जाता है और बोन्स गलने लग जाती है। तो वो भी जनरली ऐसे बोन कैंसर की तरह प्रेजेंट होता है, बट उसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और मल्टीपल उनके थ्रू होता है। बोन्स में जो फ्रैक्चर्स उनकी वजह से क्रिएट होते हैं सेकेंडरी कैंसर और मल्टीपल, उनको हम डील करते तो जैसे भी आपने पहले बताया था, इससे जस्ट पहले कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे डिफाइन होगा, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता हैं। है। बिल्कुल और अभी अपन ने बात करी कि जो बोन कैंसर है वो प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं जो सेकेंडरी। किसी और कैंसर की वजह से बोन में आए हैं। तो क्या इनकी ट्रीटमेंट मॉडलिटी में डिफरेंस होता है कि प्राइमरी बिल्कुल कैंसर का अलग बिल्कुल ट्रीटमेंट होगा, वो बिल्कुल मॉडलिटी? बिल्कुल। ओके, दोनों का ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ डिपेंड करता है उनके टाइम और प्रेजेंटेशंस के हिसाब से। प्राइमरी में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ में सर्जरी डायरेक्ट करते हैं, कुछ में कीमो और वो सब चीज़ें करते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, वो ओके। डिपेंड करता है उसकी प्राइमरी डिजीज़ पे। बोन अगर फ्रैक्चर हो गई है या उसकी वजह से गल गई है तो उसके लिए हमें उसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि पेशेंट का हम चलना फिरना और वो सब चीज़ें मेंटेन रख सकें, उसकी अपनी रूटीन डेली एक्टिविटीज़ वो मेंटेन कर रख सके। बाकी उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसके प्राइमरी फोकस के तरीके से उसका इलाज किया और जाता है। सर्वाइवल रेट्स में भी डिफरेंस है इसमें? बिल्कुल सर्वाइवल रेट में डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट में जो प्रेजेंटेशन के टाइम पे डिजीज कितनी एक्सटेंसिव है, पहली चीज़। उसको प्राइमरी जो थेरेपी चल रही है उसका रेस्पॉन्स कितना अच्छा आ रहा है उस पर हम्म। भी डिपेंड करता है। जैसे कई कैंसर है, लंग कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये कीमोथेरेपी को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं। सो अगर इनमें पेशेंट कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेता है, जैसे कि बीपी थायराइड की दवाइयाँ लेते हैं, इस तरीके जी। से अगर वो इनका भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू ले तो वो बीमारी कंट्रोल रहती है, और वो कंट्रोल रहेगी तो वो बोन में ऑटोमेटिकली उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फ्रैक्चर्स कम हो जाएंगी और पेशेंट की लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो जैसे डायबिटीज की मेडिसिन लेके लोग डिकेट्स निकाल देते हैं, तो क्या इस तरह की कंडीशन में भी मेडिसिन के साथ डिकेट्स निकल सकते हैं? और हाँ बिल्कुल, ओके, क्योंकि लंग कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में ऐसे कई पेशेंट हैं जो 20 ईयर्स तक सर्वाइवल, 20 ईयर, दैट्स वेरी 25 नाइस। 30 ईयर्स तक भी उनके सर्वाइवल्स देखे गए हैं, हम्म। ओनली ऑन मेंटेनेंस थेरेपी। बट वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में यस, डायग्नोसिस कौन सी हुआ है। स्टेज में डायग्नोसिस हुआ है, कौन सा टाइप का कैंसर है और उस पेशेंट पे बीमारी का रेस्पॉन्स कितना अच्छा है, कितना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही मेडिसिन
कई पेशेंट में रेस्पॉन्स करती है, लेकिन हम्म। कुछ कुछ को रेस्पॉन्स नहीं करती है। हम्म। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की रेस्पॉन्स से लेके ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स सब चीज़ों पे डिपेंड करता है पेशेंट का सर्वाइवल। ओके सर, नॉर्मली बिकॉज मैंने कई जगह स्टडी देखा है कि कई बार बोन कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कोई एज फैक्टर्स को कंसिडर कर देता है। तो बिकॉज है क्या मतलब जॉइंट्स में पेन और यही सिर्फ आइडेंटिफाई होगा तो बंदा कैसे लिंकअप करेगा, कोई भी इंसान कैसे लिंकअप करेगा कि हाँ ये कौन सी बीमारी के साथ लिंकअप है मेरा? नहीं, आर्थराइटिस का पेन और बोन कैंसर का पेन टोटली डिफरेंट होता है। ओके। आर्थराइटिस के पेन में ऑब्वियसली आप खुद से तो लिंकअप नहीं करोगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस का है या बोन ट्यूमर का है या किस चीज़ का है, तो सबसे पहले उन्हें अपने नियर बाई ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। नहीं, बात करें जैसे उम्र दराज कई पेशेंट होते हैं, उनको अगर कोई जॉइंट्स में पेन चल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो कभी वो लिंकअप नहीं करेंगे कि हाँ ये मेरे कोई और बीमारी हो सकता है। वो कई बार अपने बॉडी वेट हो गया, अपनी एज कंसिडरेशन हो गया, उसको पॉइंट को कंसिडर करते हैं उस पेन में। तो देखो, क्या एक टाइम आर्थराइटिक हो जिससे वो आर्थराइटिक लगे? पेन जो होते हैं उनमें पेन और स्वेलिंग और पाँव की डिफॉर्मिटी, इस तरीके की कंप्लेंट होती है। जबकि हम्म। जो बोन ट्यूमर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो ओके। स्वेलिंग की तरह बढ़ेंगे, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती है, या आप अचानक से उसमें वेट नहीं ले पाते हो, या कई बार उसमें बोन गलने की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। अगर उसको आप नज़रअंदाज करते जाते हैं तो क्या अंदर ही अंदर ओके। बोन गलती जा रही है, वो वेट नहीं बियर कर पाएगी आपका, तो वो हम्म। फ्रैक्चर होने की रिस्क रहेगी उसकी। तो अगर इस तरह की समस्याएं होंगी तो वो ऑटोमेटिकली सामने आएंगी। हम्म। बट अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में ये स्वेलिंग अनएक्सपेक्टेड है जो मैंने कभी महसूस नहीं की, और उसका जो पेन है वो भी अनएक्सपेक्टेड है, तो ऑब्वियसली आपको मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। और राइट। आर्थराइटिक पेन में कईयों को, ओल्ड एज पेशेंट में आर्थराइटिस रहता है, वो ऑयल वगैरह और कुछ क्रीम लोशंस वगैरह लगा के और अपना काम चलाते रहते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक चलाते रहते हैं। एक्चुअली उनको ऐसा नहीं कि कुछ दिन की प्रॉब्लम होती है, कई सालों तक, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक चलाते रहते हैं, तो वो ट्यूमर नहीं होंगे। हम्म। ट्यूमर जो होते हैं वो इतना टाइम नहीं देते। ओके। जो मैलिग्नेंट वैरायटी के ट्यूमर होते हैं वो 2-3 महीने में ही अपना विकराल रूप ले लेते हैं, और जो साधारण ट्यूमर होते हैं जो है वो छः तो महीने वो में। वो जो टाइम फ्रेज है सर, टू हाँ, थ्री मंथ्स का हाँ, या 2-3 इयर्स का, ये कोई भी पर्सन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या हाँ ये मेरा वो भी हो सकता है तो इसको पहले मैं एग्जामिन कराऊं? वो आपको उनको महसूस हो जाएगा। अच्छा। बिकॉज उसमें क्या है कि जैसे अगर वो स्वेलिंग है वो बढ़ेगी इतनी तेजी से कि हाथ लगाने पे आपको लगेगा गर्म है वहाँ से, अच्छा। और वो स्वेलिंग बढ़ रही है और मसल्स उसको स्ट्रेच कर रही है, तो वो पेन हो रहा है। तो वो हम्म। पेन अनबियरेबल हो जाएगा, उसको महसूस हो जाएगा कि कुछ ना कुछ जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। और राइट। प्राइमरी जो बॉन ट्यूमर्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं साइज में। वो ऐसा नहीं कि 2 दिन में अचानक से बढ़ जाएंगे, वो बस थोड़ा थोड़ा पेन करते रहेंगे, हल्की हल्की स्वेलिंग बढ़ती रहेगी, उसे महसूस हो जाएगा चलने में कि ये आई थिंक दूसरे पाँव से कुछ स्वेलिंग जो है अबनॉर्मल है। आप पॉइंट जिस पे कर रहे हैं फोकस, वो स्वेलिंग अगर है तो लिटरली अलार्मिंग है वो, बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल। एक्सपर्ट को दिखाई देना चाहिए। यस। ओके। सर, बात करें अगर एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसीजर की, तो ऑर्थो ऑन्कोलॉजी के अंदर किस तरह के एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो हमारे राजस्थान में भी आ चुके हैं और हम उनको कर रहे हैं? ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में मेनली तो जो चैलेंजिंग है वो है लिम्ब साल्वेज सर्जरी। लिम्ब साल्वेज सर्जरी का मतलब ये है कि पहले के टाइम में शायद बोन ट्यूमर्स वगैरह जो भी होते थे, कैंसर होते थे हाथ पाँव के, तो उनमें हाथ या पाँव निकाल दिए जाता था, और वो ट्रीटमेंट मॉडलिटी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह हाथ या पाँव निकाल देना है। ठीक हम्म। है, हाथ या पाँव को, उस बोन को, ट्यूमर को निकालने के बाद उस पाँव को वापस से बनाना या उस हाथ को वापस से बनाना, यूजेबल बनाना, ये लिम्ब साल्वेज प्रोसीजर्स कहलाते हैं। जी। इसमें हम मल्टीपल टाइप की सर्जरीज करते हैं। जैसे एक ट्यूमर निकालने के बाद उसमें मेटेलिक इम्प्लांट लगाते हैं। मेटेलिक इम्प्लांट एक मशीन की तरह होता है जो कि नी का, घुटने का जो मूवमेंट है वो नॉर्मल मूवमेंट, चलना फिरना पेशेंट को दे सकता है। कुछ एक चीज़ में हम अगर मेटेलिक इम्प्लांट यूज़ नहीं करते हैं तो दूसरी कंडीशन इम्प्लांट यूज़ करते हैं कि हम उसी बोन को वापस से रिप्लेस करके और उसको रेडिएशन से कैंसर मुक्त करते हैं, और उसको बॉडी में फिर से इम्प्लांट कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसको चलना फिरना शुरू कराते हैं। कुछ टेक्निक्स में हमने ऐसे भी किया है कि उसमें जैसे बोन को जोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, जी। तो हम उसमें दूसरे पाँव से ब्लड वेसल्स और ये सब बना के और उसकी वापस से बोन की एनाटॉमी जो पहले की बनी हुई है उसको वापस रीस्टोर करते हैं। उस कंडीशन में उसको जल्दी चलना और बेटर फंक्शन कैपेबिलिटी देते हैं, जिसमें पेशेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें भी कर पाता है। तो ओके। उसको हमने एक नाम भी दिया है हॉट डॉग टेक्निक करके, तो वो कई पेशेंट में हमने की है। और मुझे अच्छा लगता है कुछ पेशेंट जो हैं, जो मतलब यंग लड़के जिनमें हमने की थी, वो अभी
आराम से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, भागना, दौड़ना, क्रिकेट खेलना, सब कुछ काम कर पाते हैं। जबकि उनका जो लेग का सर्जरी हुआ यस था, इज इट? यस यस ओके। जो कि मेटेलिक इम्प्लांट में पॉसिबल नहीं है कर पाना। हम्म। ठीक है ना। कुछ नए एडवांसमेंट होते हैं, जैसे जॉइंट के पास या कुछ तरीके की सर्जरी होती है जिनको निकालना ट्यूमर को कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसमें हम एक 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें 3D प्रिंटिंग से वो ट्यूमर्स की और बोन की हम एक प्रिंट डिज़ाइन तैयार करते हैं एआई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से। फिर उसमें कटिंग जिग्स बनवाते हैं कि उसको किस तरीके से कितने डायमेंशंस के साथ हमें सर्जरी के दौरान निकालना है। ओके। उस डायमेंशन से हम उसको ट्यूमर को निकालते हैं, और फिर वही 3D टेक्नोलॉजी से हम उसके लिए एक इम्प्लांट डिज़ाइन करते हैं जो उस कटिंग वाले एरिया में परफेक्टली फिट होते, और उसके हाथ पाँव जो भी जहाँ की भी सर्जरी हम कर रहे हैं उस जगह की सर्जरी को उसको पाँव को वापस बना सकते हैं। इससे क्या हमारा प्रिसीजन बढ़ जाता है। जैसे किसी पेशेंट में जॉइंट के पास ट्यूमर है और हम वो जॉइंट नहीं निकालना चाहते या जॉइंट को आर्टिफिशियल नहीं बनाना चाहते, जी। तो हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। कुछ पेल्विक मेलिग्नेंसीज होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती है न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स में, तो वहाँ हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो एआई का जो यूज है वो ऑर्थो ऑन्कोलॉजी में बहुत अच्छे से हो रहा है ऑलरेडी। देखो एआई प्लस जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं अब इनको मिक्स मॉड्यूल है। जी। एक्चुअली उसमें कुछ एआई फीचर्स हो गए, कुछ 3D प्रिंट हो गया। अभी जैसे एक वर्चुअल रियलिटी भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी में वीआर कैमरा और ये सब फोकस से आप डिस्टेंस लर्निंग से ये सिखा सकते हो कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी अपन कर रहे हैं। तो ऐसे ओके। वर्चुअल रियलिटी होती है तो इस तरीके की कई सारी टेक्निक हैं जो इमर्ज हो रही हैं धीरे धीरे करके इम्प्लांट्स में, और इनमें हम ये नई टेक्नोलॉजीज को भी फोकस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवन हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में हम जो अटेंड करते हैं, तो हमारे इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस सोसाइटीज़ हैं जो बोन ट्यूमर्स पे काम कर रही हैं, वो भी नई चीज़ों में काम कर रही हैं, जिनमें से कईयों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। कुछ हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ लिम्स साल्वेज, जो उसके इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ये बायो इंजीनियरिंग के टीम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हम ये सब चीज़ें नई डिज़ाइनिंग में और उनमें किस तरीके से हम नया आगे डिज़ाइन कर सकते हैं उस पे करते हैं मंथन में। कुछ ना कुछ हर साल नया आता है। तो सर ये जो एडवांस प्रोसीजर होते हैं, जो आप एआई हो गया, 3D प्रिंट्स हो गया, इनकी टेक्नोलॉजी से जब पेशेंट ऑपरेट होता है, उसका ट्रीटमेंट इसके बेस पे होता है, तो उसका रिकवरी टाइम पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, उनका इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ही यही है कि उसमें क्या है कि एक तो हम परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन कर पाते हैं, जी। दूसरा उसका रिकवरी टाइम जो है वो कम हो जाता है, और पेशेंट जल्दी चलने फिरने लायक हो सकता है। और उसका जो मेन जॉइंट बचाते हैं उसका फ़र्क मेनली पड़ता है कि जैसे नी जॉइंट है, अगर मैं पूरा जॉइंट मेटेलिक बनाते हैं आर्टिफिशियल, तो उसके फंक्शंस लिमिटेड रहेंगे। हम्म। और अगर हम नी जॉइंट का कुछ हिस्सा पार्ट जो ट्यूमर में ग्रस्त नहीं है, मान लो 1 या 2 सेंटीमीटर, उसको हम इन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से सेव करते हैं, तो उसका जो जॉइंट है वो नेचुरल रहता है। तो ऑब्वियसली उसके मूवमेंट्स और फंक्शनल्स जो हैं वो मच बेटर रहते हैं, और पेशेंट राइट। ऑब्वियसली जल्दी रिकवरी और वो सब चीज़ों का बेनिफिट तो उसको मिलता ही है। सब बच्चों के अंदर भी आपने जैसे बताया आपने एक जवाब में कि बच्चों में भी किस तरह के जो बोन कैंसर है वो प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों की जब बोन कैंसर हो रहे हैं, जब उनके थाई में है या हैंड में है, तो ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जब वो स्टेज ग्रोइंग है तो उनकी बोन की भी लेंथ बढ़ेगी। वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है आपके लिए उस टाइम पे ट्रीटमेंट सर्जरी को प्लान करना? देखिए, बोन का जो बच्चों में ट्यूमर्स होते हैं वो डिपेंड करता है वो किस एज में हो रहे हैं, जी। और अपर लिम या लोअर लिम का फ़र्क पड़ता है। जैसे बोन ट्यूमर्स जो थाइज़ में या बच्चों में पाँव में होते हैं, तो उसमें वो ट्यूमर तो निकालने के बाद ऑब्वियसली उस पाँव की ग्रोथ जो है स्लो हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम ग्रोइंग इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। ओके। ग्रोइंग इम्प्लांट्स जैसे 2 तरीके के आते हैं, एक तो इन्वेसिव और एक नॉन इन्वेसिव आते हैं। ग्रोइंग इम्प्लांट लगाने के बाद उस बच्चे में पाँव की लंबाई को हम हर 6 महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ाते जाते हैं, ओके। उसकी ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से। तो मीन्स बच्चे की हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी हाँ, वैसे वैसे इम्प्लांट की हाइट भी इम्प्लांट बढ़ती की चली हाइट भी जाएगी। बढ़ाती जाएगी, दैट्स वेरी नाइस। ताकि अपोजिट लिम्ब के उसको बराबर मेंटेन रख सकें टिल मैच्योरिटी। तो उस केस में हर 6 मंथ बाद ऑपरेट होता होगा पेशेंट, हाँ, उसमें बच्चा? एक्चुअली इम्प्लांट 2 तरीके के यूज़ करते हैं। एक जी। इन्वेसिव इम्प्लांट होता है जिसमें हमें हर 6 महीने बाद एक छोटी-सी सर्जरी करनी पड़ती है 15 ओके। मिनट की, जिसमें केवल एक उसमें जैक से हम उसकी लंबाई बढ़ाते जाते हैं। ओके। और कुछ इम्प्लांट में नॉन इन्वेसिव सर्जरीज़ करते हैं, ओके। जिसमें नॉन इन्वेसिव इम्प्लांट आते हैं, इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनमें मैग्नेटिक फ़ील्ड और कुछ टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जिससे हम बिना सर्जरी किए उस इम्प्लांट की बाहर, बॉडी के बाहर से ही कमांड देके
और 1 सेंटीमीटर वेरी लेंथ बढ़ा नाइस। देते हैं। और ये कितना सक्सेसफुल है जो इनविजिबल की अपन बात कर रहे हैं? प्रोसीजर्स दोनों ही सक्सेसफुल है, बस ओके, डिफरेंस है इनके कॉस्ट का। ऑब्वियसली, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें आपको हर बार सर्जरी करनी पड़ती है, तो हम्म। हालांकि वो इम्प्लांट सस्ते बनते हैं, अपने इंडिया में ही बन जाते हैं, और उनकी कॉस्ट उन इम्प्लांट से 10 टाइम्स तक कम है। जो ओह, इन्वेजिव है वो इम्प्लांट्स यूरोपियन कंपनीज कुछ बनाती हैं, जी। जो उनकी कॉस्ट अबव 30 lakhs है, हम्म। और इंडियन राइट। कंपनी जो बनाती है वो 3 to 5 lakhs में ह्यूज सेम डिफरेंस है दोनों की इम्प्लांट। तो कॉस्टिंग के ह्यूज अंदर। डिफरेंस है। सर, ऐसा भी कोई प्रोसीजर है जो ऑर्थोन्कोलॉजी की ट्रीटमेंट की अगर बात करें जो आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड्स में अवेलेबल है और राजस्थान या इंडिया में नहीं है? देखिए, वैसे तो अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है जी। कि जो चीज़ एक बार मार्केट में आती है, कहीं भी कोई भी नया जो भी इन्वेंशन आता है वो ऑलमोस्ट सब जगह सेम टाइम में प्रेजेंट होता है। सो जो इम्प्लांट वर्ल्ड वाइड लग रहे हैं, ग्रोइंग, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, वो सब यहाँ भी हो जाते हैं। जी। जो इंडियन टेक्नोलॉजी है उसको भी बाहर लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ प्रोसीजर जो इंडिया से इन्वेंट हुए हैं वो उनको बाहर यूज़ करते हैं, जो बाहर से इन्वेंट हुए हैं उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी हर साल एक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वो सारी नई टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट की जाती हैं। तो राइट। उसमें हम लोग को वो एक तरीके से वो सब अकल्चरेट हो जाता है। सो ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है कि जो यहाँ है वो बॉम्बे में कुछ अलग होगा, या इंडिया के पार्ट किसी अलग पार्ट में कुछ अलग होगा, जी। या दिल्ली में कोई अलग ट्रीटमेंट होगा। वो सेम ट्रीटमेंट ऑल ओवर यूनिवर्सली इंडिया मिलेगा। सब जगह और अवेलेबल है। इंडिया से बाहर भी आप जाएंगे तो जो ट्रीटमेंट हम यहाँ वहाँ कर रहे हैं वो आपको यहाँ भी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को इस पॉडकास्ट के जरिए? देखिए, बोन ट्यूमर्स भी और कैंसर्स की तरह एक कैंसर का टाइप है, और इसका इलाज भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। सो मेरा मैसेज ये है कि जितना जल्दी आपको लगे कि ऐसा कुछ है जो हमें दिखाना चाहिए, उतना जल्दी आप मेडिकल अटेंशन लें, डॉक्टर को दिखाएं और उन सब चीज़ों को बारीकी से समझें और उनका इलाज लें। बिना डरे अगर आप इलाज लेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं और पहले की तरह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आप इस पॉडकास्ट के लिए आए। तो यूएस जैसे सर ने कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि कोई भी साइन एंड सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहा है तो हम ज़रूर एक्सपर्ट की ओपिनियन ले, डायग्नोसिस कराएं, ताकि हमें सही समय पे सही चीज़ का जानकारी मिल सके। और अगर वो ट्यूमर है तो कैंसरस है चाहे नॉन कैंसरस है, उसका ट्रीटमेंट और डॉक्टर की एडवाइस बहुत ही एसेंशियल है। सो अगर कहीं स्वेलिंग है, अगर आपको कोई नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या जॉइंट्स में पेन है, तो उसको नज़रअंदाज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।